देखिए ये एक इलस्ट्रेशन है। हमें ट्रायल बैलेंस दिया हुआ 31 दिसंबर 1990 का, और उसमें हमें डेबिट बैलेंसेस कुछ दिए हुए, क्रेडिट बैलेंसेस कुछ दिए हुए हैं। कभी कभार तो हमें वो स्पेसिफिकली डेबिट क्रेडिट इस तरह से लिख देता है, कभी कभार वो टू कॉल एक ही जगह पे लिख देता है, एक डेबिट साइड पे, यानी एक फर्स्ट कॉलम में कुछ फिगर्स होती हैं, कुछ सेकंड कॉलम में। आपको पता है कुछ हमारे अकाउंट्स डेबिट नेचर के होते हैं, कुछ क्रेडिट नेचर के होते हैं, और हमने फिर बाद में उनको उस लिहाज से पोस्ट करना होता है। ये अब हमें पता होना चाहिए कि वेदर कौन से हमारे आइटम्स जो हैं इसमें से, ट्रायल बैलेंस में से कौन से अकाउंट बैलेंसेस हमारे इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे और कौन से बैलेंस शीट में। अब यहाँ पे देखिए हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस इन्होंने टर्म यूज किया है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले जो थे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टी फॉर्म में बनता होता था, अब जो है वो इनकम स्टेटमेंट जो है वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है, अकाउंटिंग से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो कहते हैं आपने अकाउंट फॉर्म में नहीं बनाना, आपने स्टेटमेंट फॉर्म में बनाना है। और उसका जो है फॉर्मेट ये होगा स्टेटमेंट फॉर्म में। बैलेंस शीट का नाम बैलेंस शीट है, या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमें इनके डिफरेंट नेम, कभी कभार एग्जामिनर नेम चेंज करके हमसे पूछता है, तो इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना आपने, आपको इनके नेम, ऑल्टरनेट नेम डिफरेंट पता होने चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कह दें या इनकम स्टेटमेंट कह दें, एक ही बात है। इसका फॉर्मेट क्या होता है कि इसमें आपने कंपनी का नेम लिखना है। मैंने ये, चूंकि मेरी एक्सेल की शीट है, मैं एक ही उस पे शीट पे बना रही हूँ। आपका ये एक पेज पे इनकम स्टेटमेंट आएगी और एक पेज पे बैलेंस शीट आएगा, जो जो आप अपने रजिस्टर पे या जहाँ पे पेपर में आप वर्क काम काम कर रहे होंगे उसके ऊपर आपने इस तरह से करना है। तो इसी तरह से आपने टू कॉलम्स बना लेने हैं, उसके ऊपर रुपीस लिख लेने हैं। बैलेंस शीट में भी इसी तरह से ही आपने टू कॉलम्स बना लेने हैं, ठीक है। और इसी फॉर्मेट पे आपने मुझे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बना के दिखानी है। इनकम स्टेटमेंट जो होती है वो फॉर द ईयर एंडेड होती है, यानी इनकम और एक्सपेंसेस एक साल से के हम लोग देखते हैं कि एक साल की हमारी इनकम कितनी हुई है और हमारे एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, वो इनकम स्टेटमेंट में आते हैं। और बैलेंस शीट जो होती है वो एज ऑन होती है। एज ऑन का मतलब ये है, देखिए एक एसेट आज हम बिजनेस में यूज कर रहे हैं, वो हमने आज नहीं खरीदा होगा, माइट भी उसकी यूजफुल लाइफ 10 साल है, 12 साल है, हमने 10 साल पहले, कोई 5 साल पहले, कोई 4 साल पहले, डिफरेंट उसकी यूजफुल लाइफ होती है। तो एज ऑन का मतलब ये है कि इसमें एसेट और लाइबिलिटी जो कुछ साल पहले हम लोगों ने एसेट खरीदे होंगे, या कोई ऐसी लाइबिलिटी जो हमारी पिछले कुछ साल पहले की हुई है, वो भी फाइनेंशियल पोजीशन में, बैलेंस शीट में आपकी शो हो रही होंगी। इसलिए हमेशा बैलेंस शीट के साथ एज ऑन लिखते हैं ईयर एंडेड में, और इसमें फॉर द ईयर, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट जो होती है वो उस साल के सिर्फ इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं, और बैलेंस शीट में एसेट, लाइबिलिटीज और इक्विटीज, जब से बिजनेस स्टार्ट हुआ उससे ऑनवर्ड जो हमारे एसेट जो तो यूज में हो रहे हैं, अभी तक करंटली यूज कर रहे हैं, वो सारे इस बैलेंस शीट का पार्ट होंगे, ठीक है। अब सबसे पहला काम तो आपने कर लिया था, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था कल, कि आपने सबसे पहला काम क्या करना होता है ये इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए आपने। अच्छा, एक और चीज जो हमने माइंड में रखनी है कि हमने जब भी हमारा क्वेश्चन आएगा पेपर में, सबसे पहले हमने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़नी है कि वो हमसे रिक्वायर क्या कर रहा है, ठीक है। हम चूंकि एक तो एग्जाम में इतना प्रेशर में होता है, इतने हैबिट्स, नॉर्मली हमारी एक प्रैक्टिस होती है कि हमेशा हम जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं, कि नॉर्मल में हमारी प्रैक्टिस होती है हम इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाते हैं। तो इस तरह से हमारी कभी कभार रिक्वायर कुछ चीज, पहले ये देखना है कि रिक्वायर क्या किया, आपकी रिक्वायरमेंट क्या क्वेश्चन की, वेदर उन्होंने आपसे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट ही बनाने का कहा है या कोई और स्टेटमेंट भी बनाने का कहा है। और इसके अलावा ये भी देखना है कि हमने क्वेश्चन में कि उसने हमसे एडजस्टिंग एंट्री मांगी है या नहीं, यानी उसने कहा है क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कि भाई एडजस्टिंग एंट्रीज लिखें। अगर तो वो कहेगा एडजस्टिंग एंट्रीज करें, तो फिर हम लोगों ने स्पेसिफिकली अपनी एडजस्टिंग एंट्रीज यहाँ पे हम लोगों ने वर्किंग में शो करनी है कि भाई अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन में हम लोगों ने इस तरह से वर्किंग करके इसको एडजस्टिंग एंट्रीज को लिखना है। लेकिन अगर उसने हमसे पेपर में एडजस्टिंग एंट्रीज रिक्वायर नहीं की, तो फिर हम एडजस्टिंग एंट्रीज नहीं करेंगे। अगर आप करते हैं तो वो एक एक्स्ट्रा चीज है, अपनी वर्किंग के लिए, अपनी हेल्प के लिए आप एडजस्टिंग एंट्रीज लिखते हैं, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आप ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि एडजस्टिंग एंट्रीज किए बगैर भी हमें अंदाजा हो जाएगा कि हम लोगों ने क्या करना है। लेकिन स्टार्ट के क्वेश्चंस में अभी लाइक प्रैक्टिस करते हुए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, और फाइनल एग्जाम्स के लिए भी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी, 2-4 मिनट ऊपर लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन एडजस्टिंग एंट्रीज करने से आपका ये क्वेश्चन सही होने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि
वन टाइम आप एडजस्टिंग एंट्री कर लेंगे, फिर उनकी पोस्टिंग मुश्किल नहीं होगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैंने एडजस्टिंग एंट्रीज की। मैं उसने मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है 5 एडजस्टिंग एंट्रीज। उसने कहा क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, इंश्योरेंस और कमीशन रिसीव, ये सारी आपने एंट्रीज मुझे सेंड की थी, ठीक थी, मैंने चेक कर ली। ये मैंने भी यहाँ पे वही एंट्रीज की हुई है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे पहले एडजस्टिंग एंट्रीज की, आफ्टरवर्ड्स मैंने फिर अपनी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की तरफ चली गई, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट का मैंने फॉर्मेट आपको बताया कि इस तरह से आपने डबल कॉलम बनाने, इसके बाद अंदर लिखना क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट में यहाँ पे आएगा सेल्स, सेल्स के बाद यहाँ पे सेल्स रिटर्न अगर कोई है हमारी तो वो हम लोग लेस कर देंगे, ठीक है। मैंने कल भी आपको बताया था कि अकाउंटिंग में हम लोग किसी चीज को माइनस कर रहे हो तो उसको ब्रैकेट में लिख देंगे तो इट्स मीन वो माइनस हो रही है, सबट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए हम लोग अपने अकाउंट बैलेंसेस देखेंगे और साथ साथ में देखेंगे हमारी उससे रिलेटेड कोई एडजस्टिंग एंट्री है तो हम एडजस्टिंग एंट्री उसमें ऐड करके इंक्लूड करके तो अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे। देखिए सबसे पहले हमारे पास ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे देखिए तो हमारे पास क्या आ रहा है, ओपनिंग स्टॉक आ रहा है। ओपनिंग स्टॉक हमारे यहाँ पे आता है, हमारे यहाँ पे हेडिंग होती है कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स की हमारी हेडिंग होती है। उसमें आता है हमारा ओपनिंग स्टॉक, उसमें हम ऐड करते हैं परचेजेस, यानी जो हमने अपना स्टॉक नया परचेज किया वो लेस करते हैं। अगर हमने कोई हमारा गलत माल आ गया है, हमने कोई स्टॉक हमारे पास गलत आ गया है, हमने ऑर्डर कुछ और दिया था, कुछ और स्पेसिफिकेशन बताई थी, हमें गलत उन्होंने दे दिया, तो फिर हम लोग उनमें जैसे कोई हमारा बंदा हम लोग सेल करते हैं तो हमें वापस रिटर्न कर देते हैं। इसी तरह हमने किसी से चीज खरीदी और वो सही नहीं है, एज पर रिक्वायर्ड जो हमने रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक नहीं आई तो हम उसको भी रिटर्न कर सकते हैं, उसको कहेंगे परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न परचेजेस में से माइनस होती है, इसी तरह सेल्स में से सेल रिटर्न माइनस होती है। और फिर इसमें से हम लोगों के पास जो है लेस करते हैं हम लोग क्लोजिंग स्टॉक, जो हमारा यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक जो एट द एंड ऑफ ईयर हमारे पास जितना स्टॉक बच जाता है हमारा रॉ मटेरियल का वो हम यहाँ पे माइनस करते हैं, ठीक है। ये हमारा ये ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस परचेजेस रिटर्न और लेस क्लोजिंग स्टॉक, इन सबको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके जो हमारी वैल्यू आती है उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल। आपके एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकता है कि भाई आपका ओपनिंग स्टॉक का उन्होंने कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला डिफरेंट वे से लिख के पूछ सकता है कि वो क्या हो उसका, तो इसलिए आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस ऐड करते हैं, परचेजेस रिटर्न माइनस करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक भी माइनस करते हैं। ये हमारा हो गया कॉस्ट ऑफ सेल। अब देखिए हमारा ओपनिंग स्टॉक उसने हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 60,000, ठीक है। देन उसने सेकंड जो हमें फिगर्स दी हुई है उसने सन्ड्री डेटर्स दी हुई है, ठीक है। अच्छा जब आपने ये क्वेश्चन करना है तो आपने जब एडजस्टिंग एंट्री करनी है तो आपने एडजस्टिंग एंट्री में यहाँ पे एडजस्टिंग एंट्री देखते हो अपने अकाउंट हेड मार्क कर लेने हैं। जैसे देखें यहाँ पे जब मैं मेरी अकाउंट हेड यहाँ पे आ रहा है सैलरीज एक्सपेंस, मैं यहाँ पे देखूंगी मेरे यहाँ पे अकाउंट हेड में कहीं पे सैलरीज आ रही है तो मैं वहां पे उसको मार्क कर लूंगी कि जब मैंने सैलरीज लिखनी है तो मैंने उसमें एडजस्टिंग एंट्री का इफेक्ट लेके फिर सैलरीज लिखनी है। एक बार फिर बता दूं, अगर जस्ट सपोज यहाँ पे मेरी एडजस्टिंग एंट्रीज आ रही है, मैंने यहाँ पे नीचे अपनी वर्किंग में एडजस्टिंग एंट्रीज करी है, मैंने इन एडजस्टिंग एंट्रीज में क्या करना है, इनको मार्क कर लेना है अपने यहाँ पे ट्रायल में कि कौन कौन से मेरे अकाउंट है इन एडजस्टिंग एंट्रीज की वजह से इफेक्ट हो रहा है। जैसे अगर मैं देखूं तो ये देखिए यहाँ पे मेरे पास जो है सैलरीज का अकाउंट मेरा इफेक्ट हो रहा है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज का हो रहा है, वेजेस का हो रहा है, आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो मैं यहाँ पे इनको मार्क कर लूंगी अपने ट्रायल बैलेंस में कि मेरे जब जब मैंने ये अकाउंट बैलेंसेस लिखने हैं मैंने ये फिगर्स को एडजस्ट करके लिखना है, ठीक है। अच्छा जी, मैं यहाँ पे फिर क्या करूंगी, सेकंड वन मेरा अकाउंट जो डेबिट साइड पे आ रहा है वो डेटर्स का आ रहा है, मैं देखती हूँ मेरे कहीं पे डेटर्स एडजस्टिंग एंट्रीज में मेरे डेटर्स कहीं पे इफेक्ट हो रहे हैं। देखिए डेटर्स, ये देखें यहाँ पे मेरे कहीं पे भी डेटर्स या कोई भी अकाउंट है नहीं इफेक्ट हो रहा है, इसका मतलब है जो ट्रायल में डेटर्स की मेरी फिगर है वही मेरी यहाँ पे आएगी। डेटर्स मेरे करंट एसेट्स होते हैं, ये भी रिक्वायरमेंट है हमारे आईएएस
इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है 1 जो है वो रिक्वायर करता है कि आपने इसी तरह से एसेट्स को नॉन करंट और करंट एसेट्स की फॉर्म में लिखना है। इस तरह की प्रेजेंटेशन भी वो रिक्वायर कर रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने सब इसमें लिखना है। सबसे पहले हमारे पास आ रहे हैं डेटर्स, ठीक है। डेटर्स लिख दिए हम लोगों ने कितने, 80,000 के, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है सॉरी इसमें तो एडजस्टमेंट नहीं है, एडजस्टमेंट वालों को हम लोग डेटर्स हैं हमारे 80,000 डेटर से रिलेटेड बैड डेट्स की होती है एडजस्टमेंट, या डेटर्स की कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, दोनों चीजें नहीं है, इसलिए हम लोग डेटर्स को ऐसे इट इज लिख देंगे, कोई इसमें एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास डेबिट साइड पे आ रहा है फर्नीचर। फर्नीचर हमारा नॉन करंट एसेट होता है। नॉन करंट एसेट का मतलब ये है ऐसी चीज जो काफी साल यूज होगी। करंट का मतलब होता है अगले साल में जो एसेट यूटिलाइज होने हैं, अगले 1 साल में बेनिफिट देंगे। नॉन करंट एसेट्स ऐसे होते हैं जो मोर देन 1 साल से ज्यादा, 5 साल, 6 साल या 1 से ज्यादा साल तक जिनका बेनिफिट होता है, जैसे फर्नीचर होता है, प्लांट एंड मशीनरी होता है, ये नॉन करंट एसेट्स में आते हैं। हमारा फर्नीचर जो है उसकी उसकी वैल्यू कितनी आई हुई है, 20,000। फर्नीचर के ऊपर कोई डेप्रिसिएशन वगैरह का उसने एडजस्टमेंट में हमें नहीं बताया, अगर डेप्रिसिएशन बताई होती तो वो यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा अकाउंट हेड है, इसमें प्लांट है। प्लांट से रिलेटेड भी कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इससे रिलेटेड इसकी भी फिगर लिख देंगे। देन नेक्स्ट वन हमारा डेबिट बैलेंस में आ रहा है परचेजेस। परचेजेस हमारी यहाँ पे ऐड होती हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स में। परचेजेस है हमारी 340,000 की। और नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल जो है, बिल रिसीवेबल पेएबल, अब ये काम ही टर्म यूज होती है, ऑब्सोलीट हो चुकी है, लेकिन कुछ अभी भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। बिल रिसीवेबल जो है ये हमारा एसेट होता है और बिल पेएबल हमारी करंट लाइबिलिटी होता है। तो बिल रिसीवेबल हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, बिल रिसीवेबल हमारा कितना है, 22,000 का। देन आफ्टरवर्ड्स कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड, ये टर्म का भी बहुत ख्याल रखना है, कैरेज इनवर्ड क्या होता है और कैरेज आउटवर्ड क्या होता है। कैरेज इनवर्ड, इनवर्ड हमारे पास लाने का जो खर्चा है, ठीक है, वो हमारा कैरेज इनवर्ड होता है। कैरेज इनवर्ड होता है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। कैरेज इनवर्ड प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, यानी हमारा रॉ मटेरियल हमारी प्रेमिसेस तक लाने, हमने कहीं से रॉ मटेरियल दूर से किसी दूसरे शहर से या दूसरी जगह से खरीदा, वो रॉ मटेरियल हमारी फैक्ट्री तक आने तक के जो चार्जेस होते हैं उसको कहते हैं कैरेज इनवर्ड, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स का ये भी पार्ट होता है, लेकिन ये हर जगह पे नहीं होता, इसलिए हम लोग इसको वो नहीं करते। तो हम लोग यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं, कैरेज इनवर्ड को डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट होता है। कैरेज इनवर्ड 2600 का। कैरेज आउटवर्ड होता है हमारा सेल से रिलेटेड, यानी हम लोग जब सेल करते हैं तो हम लोगों ने कस्टमर की तक पहुंचाने के लिए, या हमारे फैक्ट्री से बन के चीज किसी तो हमारे आउटलेट वगैरह पे जाती है, तो वहां तक के उसके कैरेज के चार्जेस होते हैं उसको कैरेज आउटवर्ड कहते हैं। आउटवर्ड का मतलब सेल्स के ऊपर कैरेज, इनवर्ड का मतलब है परचेजेस पे कैरेज। कैरेज आउटवर्ड जो होता है वो एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस हमारा यहाँ पे मेन हेड आता है, एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस का। एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस का हमारा हेड आता है, उसमें आता है हमारा कैरेज आउटवर्ड, ठीक है। कैरेज आउटवर्ड, ठीक है। कैरेज आउटवर्ड हमारा कितना है, 1800। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा अकाउंट है डेबिट साइड पे है इंश्योरेंस पेड। अच्छा देखिए यहाँ पे हमारे पास एडजस्टमेंट में है इंश्योरेंस इंक्लूडेड। मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह से ही आपने करना है कि आपने भी इसी तरह से मार्क कर लेना है। मेरे अकाउंट बैलेंसेस में जो एडजस्टिंग एंट्रीज में क्या क्या इफेक्ट हो रहा है, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स में आएगा। देन आउटस्टैंडिंग सैलरीज हैं, उस सैलरीज इसमें सैलरीज का अकाउंट हेड मेरा होगा। और इधर बैलेंस शीट में देखती हूँ मैं, एक मिनट, बैलेंस शीट में मैं देखती हूँ,
बैलेंस शीट में जो मेरी चीज इफेक्ट होगी इससे वो होगी आउटस्टैंडिंग सैलरीज। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग कोई है, इंटरेस्ट, क्रेडिट साइड पे बिल पेपर, रिटर्न आउटवर्ड, कैपिटल, कमीशन रिसीव, सील, इंटरेस्ट रिसीव, क्रेडिटर्स। नहीं, इसमें कहीं पे भी आउटस्टैंडिंग सैलरी से रिलेटेड या सैलरीज पेएबल के रिलेटेड कोई अकाउंट नहीं आ रहा, तो हम लोग उसको क्रिएट कर लेंगे, नया अकाउंट बनेगा, लेकिन इससे हमारी सैलरी तो इफेक्ट होंगी। ठीक है, वो पर होने की वजह से ये उसको erase कर देते हैं, क्योंकि मैं स्क्रीन के ऊपर लिख रही हूँ इसलिए वो ऊपर को चले। सैलरीज सेकंड एडजस्टिंग एंट्री की वजह से हमारी सैलरीज इफेक्ट होंगी, हमारी वेजेस का अकाउंट इफेक्ट होगा। फिर हमारा इंश्योरेंस इंक्लूडेड अ सम ऑफ ₹350, 350 इंश्योरेंस यहाँ पे होगी कहीं पे, ये इंश्योरेंस पेड के नाम से हमारे पास आ रहा है इंश्योरेंस, ये तो चला है इंश्योरेंस है हमारी ये। नेक्स्ट वन है हमारा कमीशन, कमीशन हमारी यहाँ पे आ रही है, ये कमीशन रिसीव्ड इधर है, ये एडजस्ट करेंगे। इंटरेस्ट रिसीवेबल, यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड इफेक्ट होगा इसकी अकाउंट की वजह से। ये 4-5 अकाउंट हमारे इफेक्ट होंगे। इसको मार्क करने का फायदा ये होगा कि जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे तो हम जब ये फिगर्स डालेंगे तो हमें पता होगा कि हमने इसको एडजस्ट करके डालना है। अब देखिए हमारा कैरेज आउटवर्ड तक हमने लिख दिया था, नेक्स्ट था इंश्योरेंस पेड। इंश्योरेंस पेड 1400 किया और हमने यहाँ पे कहा कि इंश्योरेंस इंक्लूडेड सम ऑफ ₹350। आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे जो इंश्योरेंस है, ये देखें यहाँ पे हमारे इंश्योरेंस की वजह से क्या हो रहा है, इंश्योरेंस एक्सपेंस यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। आपको पता है एक्सपेंस क्रेडिट डेबिट नेचर के होते हैं, यहाँ पे एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब एक्सपेंस क्या करेंगे 350 से माइनस करेंगे, और दूसरा इसका इफेक्ट आएगा प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से। इसका मतलब है इस एडजस्टिंग एंट्री के दोनों ही इफेक्ट हम लोग ले लेंगे। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस हमारा एसेट्स में चला जाएगा, करंट एसेट में, और इंश्योरेंस एक्सपेंस जब हम लिखेंगे तो इंश्योरेंस यहाँ पे क्रेडिट हो रही है तो हम 350 से इंश्योरेंस में से माइनस कर देंगे जो हमारा ट्रायल बैलेंस होगा। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस हमारे पास कितनी आई हुई है, इंश्योरेंस 1400 की आई हुई है, उसमें से 350 क्रेडिट हो रहे हैं तो माइनस करेंगे। इसका मतलब हमारा इंश्योरेंस का एक्सपेंस है 1400 माइनस 350। और साथ में हम लोगों ने कहा कि हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से एक नया अकाउंट ओपन होगा जो कि पहले नहीं है, यहाँ पे 350 की हमारी प्रीपेड इंश्योरेंस है। ठीक है, जब हमने उसका डेबिट इफेक्ट ले लिया एडजस्टिंग एंट्री का, तो साथ में हमने उसका क्रेडिट इफेक्ट, दोनों एक इफेक्ट एट अ टाइम दे लेने हैं। देन हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड हम लोगों ने बात की है, रिटर्न इनवर्ड यानी हम लोगों ने कोई चीज इनवर्ड यानी हमारे पास वापस आ रही है चीज, ये किसका नाम है, रिटर्न इनवर्ड। सेल्स, सेल्स हमारे पास वापस आती है। परचेजेस हम किसी को करते हैं, वो परचेजेस वापस करते हैं तो उसको कहते हैं रिटर्न आउटवर्ड। सेल हम किसी को करें, हमारा कस्टमर हमें वापस चीज दे तो वो रिटर्न इनवर्ड होता है। और मैंने आपको बताया सेल रिटर्न जो होती है वो सेल में से माइनस होती है। और ये भी मैंने आपको बताया है कि भाई हमारे पास जब भी हम लोगों ने कुछ फिगर लिखनी होती है इसमें माइनस करने के लिए, तो हम इसको आप ब्रैकेट के फॉर्म में लिखेंगे, तभी अकाउंटिंग में ये समझा जाता है कि आप माइनस कर रहे हो। ठीक है, ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं, यहाँ में जब आपने लेस लिख दिया तब भी ये काम हो गया, लेकिन अगर आप ब्रैकेट में लिख देंगे तो तब भी ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा कि हमने ये फिगर माइनस किया, ताकि कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करते हुए हम इधर ना देखेंगे भाई ये लेस लिखा हुआ है या ऐड लिखा हुआ है, हम डायरेक्ट ब्रैकेट है तो वो चीज माइनस कर देंगे और जिसके ऊपर ब्रैकेट नहीं होगी उसको ऐड करते जाएंगे। नेक्स्ट हमारा अकाउंट हेड है सैलरीज का। यहाँ पे सैलरीज आ रही है 24,000 की, नीचे हमारी एडजस्टिंग एंट्रीज में सैलरीज के ऊपर कुछ काम हुआ हुआ है। सैलरीज हमारी 6,000 से डेबिट हुई है। डेबिट का मतलब है, मैंने आपको बताया था एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं तो इंक्रीज होते हैं, इसका मतलब है हम अपना जब सैलरीज का एक्सपेंस लिखेंगे तो उसमें 6,000 ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे हमारा सैलरीज जो है, यहाँ पे एडमिन एंड सेलिंग में सैलरीज आएंगी हमारी
जो हमारा ट्रायल बैलेंस है उसमें कितनी सैलरीज हैं 24,000 की, और यहाँ पे एडजस्टिंग एंट्रीज में हमारी सैलरीज डेबिट हो रही हैं, सैलरीज 6,000 से डेबिट हो रही हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे हम 6,000 ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा। आपने पेपर में जिस तरह मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है, आप अपने पेपर में भी इसी तरह इनकम स्टेटमेंट में ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ठीक है। ये कोई वो नहीं है, वर्किंग गलत नहीं करेंगे, मिस्टेक नहीं करेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट जो है सैलरीज में, जब हमारी सैलरीज की एडजस्टिंग एंट्रीज में एक और अकाउंट हेड हमारा इफेक्ट हो रहा है आउटस्टैंडिंग सैलरीज के नाम से। आपने जैसे एक एंट्री बनाई है, आपका जो होमवर्क था, आपने एक एंट्री बनाई है, आप एक उसको कहते हैं कंपाउंड एंट्री, आपने कंपाउंड एंट्री बना दी, सैलरीज एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, वेजेस एक्सपेंस को डेबिट करके आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस का एक ही अकाउंट बना दे, वो भी ठीक चीज है, वो भी गलत नहीं है। लेकिन इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि सैलरीज आउटस्टैंडिंग सैलरीज का मैं अलग हेड बना लूँ और आउटस्टैंडिंग वेजेस का अलग हेड बना लूँ, इस तरह भी ठीक है, उस तरह भी ठीक है, ठीक है। अब देखिए मैं आउटस्टैंडिंग सैलरीज मेरी क्रेडिट हो रही है, लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटीज में हम लोग आउटस्टैंडिंग सैलरीज जो है, जो लाइबिलिटीज होती हैं वो क्रेडिट नेचर की होती है, यानी क्रेडिट होंगी तो उनको ऐड करेंगे, तो मैं यहाँ पे 6,000 ऐड कर दूंगी। चूंकि इसका अकाउंट हेड पहले नहीं है, इसलिए हम लोग इसको नया अकाउंट क्रिएट करते हुए इसको लिख देंगे 6,000। नेक्स्ट वन हमारा जो है उसमें अकाउंट हेड सैलरीज के बाद आ रहा है वेजेस। वेजेस जो होती हैं वो भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, वो हमारी यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स में आती है, ठीक है। वेजेस जो होती हैं वो हमारा दिहाड़ी सिस्टम जैसे होता है, उसमें जाती हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट होती हैं वेजेस, जो हमारे डे टू डे वेजेस पे हमारे लेबर काम कर रहे, तो उनको हम वेजेस पे करते हैं। जो हमारे परमानेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनको मंथली बेसिस पे करते हैं, वो होते हैं, उनको सैलरीज पे करते हैं। अब हमारे पास नीचे अगर एडजस्टिंग एंट्री में देखें तो हमारे पास वेजेस में भी कुछ आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं, वेजेस भी यहाँ पे डेबिट हो रही है 1,000 से, इसका मतलब है डेबिट का मतलब इंक्रीज हो रहे हैं वेजेस, तो 1,000 ऐड करेंगे, उसी तरह आउटस्टैंडिंग वेजेस को लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे 1,000 से, ठीक है। तो वेजेस ऐड करेंगे इसमें 1,000 की, तो ये हो जाएगी हमारे पास 20,000 प्लस 1,000, 21,000। और साथ में हम लोग एक अपना लाइबिलिटी साइड पे एक नया अकाउंट क्रिएट करेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस के नाम से, उसकी फिगर होगी 1,000, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसमें अकाउंट हेड जो है वो कैश एट बैंक है और कैश इन हैंड है। आप देखिए हमारी एडजस्टिंग एंट्री में कोई भी हमारा अकाउंट हेड कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। जी बेटा, वो ना आंटी कह रही है कि ना पीछे आके खाना खाना। अच्छा उनसे भी आ रहे हैं, ठीक है। हमारा कैश इन हैंड और कैश एट बैंक जो है वो दोनों यहाँ पे करंट एसेट का पार्ट होता है, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ठीक है। कैश इन हैंड है हमारा 2,000 और कैश एट बैंक है हमारा 18,000, ठीक है। ये अभी हम लोगों ने अपनी डेबिट साइड, अपने ट्रायल बैलेंस की जिस डेबिट साइड की फिगर्स को पोस्ट किया है, और उनसे रिलेटेड जो एडजस्टिंग एंट्रीज थी उनको हम लोगों ने साथ साथ में बैलेंस शीट में जो जाने वाली थी, मैं इनकम स्टेटमेंट में जाने वाली थी, उनको डाल दी। अब नेक्स्ट जो है हमारा क्रेडिट साइड हम स्टार्ट करने लगे हैं। क्रेडिट साइड के हमारी क्रेडिट नेचर की 3 अकाउंट होते हैं, इनकम्स होती हैं हमारी, हमारा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट नेचर का होता है, हमारी लाइबिलिटीज की क्रेडिट नेचर की होती है। इसमें सबसे पहले आ रहा है बिल पेएबल। बिल पेएबल हमारी करंट लाइबिलिटी होती है, उसमें कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट करंट लाइबिलिटीज को लिखेंगे, यहाँ पे बिल पेएबल को लिखेंगे कितनी अमाउंट से, 10,000 से हमारा बिल पेएबल आ रहा है। देन है रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड था सेल, रिटर्न था, ठीक है, हमारी सेल हमारे पास वापस आ गई। रिटर्न आउटवर्ड हमने कुछ परचेजेस की थी जो हमने अपने सप्लायर को वापस कर दी, रिटर्न आउटवर्ड परचेजेस में से माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 2,400 का हमारा परचेज रिटर्न है। देन कैपिटल है, कैपिटल हमारा इक्विटी में आता है। इसका फॉर्मेट देखेंगे, हमारी बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है, एक मरतबा मैं ये कंप्लीट करके आपको दोबारा फॉर्मेट की तरफ आती हूँ, अभी बस फिगर इनपुट करें। इक्विटी में हमारा होता है कैपिटल, जो हमारा, जो हमारे ओनर का पैसा होता है उसको कहते हैं कैपिटल। 140,000 का कैपिटल है हमारे पास, 140,000, ठीक है। 140,000 का हमारा कैपिटल है, ठीक है। 140,000 का हमारा कैपिटल है। कमीशन रिसीव है 1,000 की। आप देखें एडजस्टिंग एंट्री में हमारी कमीशन की एंट्री थी, कमीशन जो है, कमीशन हमारी
इनकम है, यहाँ पे क्रेडिट साइड पे इनकम है और यहाँ पे इनकम डेबिट हो रही है। डेबिट होने का मतलब है इनकम क्रेडिट नेचर की डेबिट हो रही है तो इसमें माइनस होगी। इसका मतलब है हमारे पास कमीशन रिसीव आ रही 1000, उनमें से हम लोग माइनस करेंगे 300 कमीशन में से। और कमीशन इनकम क्या होती है हमारी अदर इनकम्स के नाम से, यहाँ पे हम लोग हेड बनाते हैं अदर इनकम्स के नाम से, हमारा हेड बनता है कमीशन इनकम या कमीशन जस्ट लिख दें। उसमें हमारा है 1000 हमारे ट्रायल से है, उसमें से माइनस करेंगे हम लोग 300 कमीशन का माइनस करेंगे। तो इसका मतलब है ये आ जाएगी हमारे पास 1000 माइनस 300, तो ये आ जाएगा 700 की हमारी कमीशन आ गया आफ्टर एडजस्टमेंट। नेक्स्ट हमारी क्रेडिट साइड पे फिगर आ रही है सेल्स। सेल्स है हमारी 462 462 462,000, ठीक है। ये हमारी सेल्स आ गई हैं। ठीक है, 462,000 की हमारी सेल्स आ गई। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट से रिलेटेड भी हमारी एडजस्टिंग एंट्री है। इंटरेस्ट क्या हुआ है, अच्छा इसकी एक और चीज जो मिसिंग हो गई है, बाकी हम लोगों ने सब अकाउंटिंग एंट्रीज के डबल इफेक्ट लिए हैं। क्लोजिंग स्टॉक ले लिया, क्लोजिंग स्टॉक लिखा हम लोगों ने, यहाँ पे फर्स्ट एंट्री का क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा कॉस्ट ऑफ सेल्स में, ना इधर लिखा है एसेट साइड पे। फर्स्ट एडजस्टिंग एंट्री अभी नहीं हमने की, सेकंड के दोनों इफेक्ट डाल दिए थे, सैलरीज की, वेजेस का भी, प्रीपेड एक्सपेंस का भी डाल दिया हम लोगों ने। कमीशन का हम लोगों ने एक ही फैक्ट डाल दिया इनकम स्टेटमेंट वाला, बैलेंस शीट वाला अर्न इनकम लाइबिलिटी साइड पे आएगी बैलेंस शीट में 300 की, यहाँ पे अर्न इनकम 300 की, लाइबिलिटीज में आएगी 300 की। और नेक्स्ट वन अब हमारी सेल्स भी हम लोगों ने इंटरेस्ट रिसीव से रिलेटेड एडजस्टिंग एंट्री देखते हैं। इसमें क्या है, इंटरेस्ट इनकम जो है क्रेडिट हो रही है, इनकम क्रेडिट नेचर की हो रही है और यहाँ पे क्रेडिट हो रही है, इसमें इनकम ऐड करेंगे 200 से, ठीक है, जितना हमारा ट्रायल में दिया हुआ है इनकम, उस इंटरेस्ट इनकम जितनी दी हुई है हमें, इंटरेस्ट इनकम कितनी दी हुई है, इंटरेस्ट इनकम हमें ट्रायल में उसमें 200 ऐड करना है क्योंकि क्रेडिट हो रही है। 400 की है, 400 प्लस 200, तो ये हो जाएगी हमारे पास फिगर 400 प्लस 200 600 हो गया। और इसका दूसरा इफेक्ट इंटरेस्ट इनकम का हम लोगों ने लेना है, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट हो रही है और इंटरेस्ट रिसीवेबल बैलेंस शीट में डेबिट हो रहा है, इसका मतलब ये हमारा एसेट है। इंटरेस्ट रिसीवेबल 200 से लिखेंगे एसेट साइड पे, करंट एसेट में इंटरेस्ट रिसीवेबल 200 का आएगा इधर, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट वन जो है अब हमारा लास्ट वन अकाउंट बैलेंस रह गया है क्रेडिटर्स का। क्रेडिटर्स भी हमारी लाइबिलिटीज होती हैं, वो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, इसके रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है। क्रेडिटर्स की फिगर अगर हम देखें तो वो क्या है 80,000। अब हमने देखे सारे अकाउंट बैलेंसेस डेबिट क्रेडिट दोनों लिख दिए हैं और साथ में हम लोगों ने एडजस्टिंग एंट्रीज भी सारी डाल दी एक्सेप्ट फर्स्ट एडजस्टिंग एंट्री क्लोजिंग स्टॉक वाली। क्लोजिंग स्टॉक की जो एंट्री होती है कॉस्ट ऑफ सेल्स में माइनस होती है 1, और क्लोजिंग स्टॉक जो होता है एक बैलेंस शीट में ऐड होता है 1 लाख के अमाउंट से, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक नहीं आता बैलेंस शीट में, हमारा क्लोजिंग स्टॉक आता है। तो यहाँ पे करंट एसेट में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक विद अमाउंट 1 लाख, और यहाँ पे भी कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी 1 लाख के अमाउंट से कॉस्ट ऑफ सेल्स 1 लाख से माइनस करेंगे, ठीक है। अब हमने जितनी हमारे ट्रायल बैलेंस में फिगर थी डेबिट क्रेडिट एडजस्टिंग एंट्रीज के इफेक्ट नीचे लेके सारी हम लोगों ने फिगर्स पुट कर दी है। अब हमने इसका फॉर्मेट कंप्लीट करना है। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करें तो ये हमारे पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट। आपको इनका पता होना चाहिए, फॉर्मूलाज की फॉर्म में वो पूछ सकता है हमारा एग्जामिनर हमें। अब पहले हम लोग यहाँ पे सेल में से सेल रिटर्न माइनस करके यहाँ पर नेट सेल्स निकाल लेते हैं। नेट सेल्स कितनी है हमारी 462,000 में से 4,000 माइनस किया 458,000 और इन सब को ऐड सब्ट्रैक्ट किया तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ गई, जो ऐड होने वाली उनको ऐड करना, जो सब्ट्रैक्ट होने उनको सब्ट्रैक्ट करके तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल 136,800 से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया।
नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमें एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस करने पड़ेंगे, ठीक है। सारे एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस जो है वो ऐड करके इधर वाले कॉलम में लिख देंगे, और इसी तरह अदर इनकम्स को भी हम लोग ऐड करके इधर साइड पे सेकंड कॉलम में लिख देंगे। और फिर इनकम्स ऐड होती हैं और एक्सपेंसेस माइनस होते हैं। नेट प्रॉफिट कितना आएगा हमारा, ग्रॉस प्रॉफिट में से हम माइनस करते हैं हमारी एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस और ऐड करते हैं हमारी अदर इनकम्स, तो हमारा नेट प्रॉफिट आ गया 105250। नेट प्रॉफिट जो होता है वो हमारी इधर कैपिटल जो होता है उसमें ऐड होता है, ठीक है। कितना है 105250, ठीक है, ये ऐड होगा यहाँ पे। और अगर कोई ड्राइंग्स होंगी वो माइनस होती हैं। अच्छा जी, ये मैं कंप्लीट करके फिर मैं आपको इसका फॉर्मेट एक बार फिर डिस्कस करती हूँ कि किस तरह से होगा। यहाँ पे करंट एसेट का टोटल कितना है सबको सम कर लेंगे, कितने नॉन करंट एसेट्स का सम यहाँ पे टोटल करते हैं, इनका टोटल कितना है। नॉन करंट एसेट में हमारे पास दो चीजें हैं, दोनों को ऐड कर देंगे, ये आ गया। करंट एसेट का टोटल कितना है वो दोनों को ऐड करके नॉन करंट और करंट दोनों को हम लोग अलग उनकी टोटल फिगर शो करके आफ्टरवर्ड्स हम अपने टोटल एसेट्स करेंगे। टोटल एसेट होंगे नॉन करंट प्लस करंट एसेट्स को ऐड अप किया, और यहाँ पे इक्विटी का टोटल आ गया दिस प्लस दिस, टोटल आ गया इक्विटी का, ठीक है। और देन लाइबिलिटीज में भी नॉन करंट लाइबिलिटीज हमारे पास कोई नहीं है, लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, डिबेंचर्स वगैरह होते हैं जो यहाँ पे है नहीं, करंट लाइबिलिटीज हैं हमारे पास, उन सबको ऐड अप करेंगे, ये आया। और ये देखें हमारे लाइबिलिटीज और इक्विटी को ऐड अप किया हमने, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारा इक्विटी एंड लाइबिलिटी का टोटल और एसेट का टोटल इक्वल आ गया। अगर हमारा टोटल इक्वल आ गया इसमें हमने क्वेश्चन ट्री कर लिया, लेकिन ये जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। अगर हम कोई एडजस्टिंग एंट्री गलत डाल देते हैं, उनका डेबिट क्रेडिट इफेक्ट इक्वल डाल जाए तब भी हमारी बैलेंस शीट तो मैच हो जाएगी। ये कोई फाइनल वर्जन नहीं है, ये फाइनल बात नहीं है कि हमारा डेबिट क्रेडिट इक्वल होगा तो हमारा जो है वो बैलेंस शीट बैलेंस होगी, तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल 100% ठीक है। कभी कभार हम लोग एडजस्टिंग एंट्री में डेबिट क्रेडिट दोनों में गलती कर सकते हैं, ठीक है। गलत अकाउंट ऐड करेंगे तब भी हमारी बैलेंस शीट बैलेंस हो जाएगी जी। अब मैं आपको एक मरतबा इसका फॉर्मेट बता दूं। ये देखें, हमेशा जब इनकम स्टेटमेंट में आएंगे कंपनी का नेम लिखेंगे, फॉर द ईयर एंडेड लिखेंगे, सेल्स आएंगी, कोई रिटर्न होगा तो नेट सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स मैंने आपको बताया, कॉस्ट ऑफ सेल में क्या क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस रिटर्न, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, क्लोजिंग स्टॉक, ये सारा आ जाएगा हमारे पास। ग्रॉस प्रॉफिट, देन इसमें हम करेंगे एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे और अदर इनकम ऐड करेंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट हम लोग यहाँ पे ले आते हैं इक्विटी में, कैपिटल में ऐड करते हैं, और बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है, कंपनी का नेम होता है, बैलेंस शीट एज ऑन होती है, फिर एसेट की हेडिंग देंगे और फिर नॉन करंट एसेट की हेडिंग देंगे। नॉन करंट एसेट्स में जैसे मैंने आपको बताया जो एक से ज्यादा फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब चीजें जो है वो हमारे नॉन करंट एसेट्स में आते हैं। करंट एसेट में हमारे डेटर्स, कैश एट बैंक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, बिल रिसीवेबल, स्टॉक, ये सब हमारे करंट एसेट्स में आते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है हमारी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज की बात करें, हेडिंग देंगे इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज की। इक्विटी में कैपिटल और नेट प्रॉफिट आता है, ड्राइंग्स भी आती हैं, ड्राइंग्स माइनस होती हैं, टोटल आ जाएगा। और देन लाइबिलिटीज में देखें, लाइबिलिटीज का भी नॉन करंट और करंट दोनों लाइबिलिटीज लिखनी है, और ये हमारे पास टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज आ गई है। ये इसका फॉर्मेट है, ठीक है। कोई क्वेरी है तो पूछें, यहाँ तक समझ आया या नहीं आया।